हमें हमेशा यही बताया गया है कि भाई कड़ी मेहनत करो, फोकस करो, बड़े सपने देखो। लेकिन क्या हो अगर ये सारी सलाह अधूरी हो? मतलब क्या हो अगर एक ऐसा सच है जिसके बिना सारी मेहनत उस इंजन की तरह है जिसमें ईंधन तो है पर चाबी कहीं खो गई है। अच्छा। और सबसे परेशान करने वाली बात, क्या हो अगर ये चाबी जानबूझकर हमसे छुपाकर रखी गई हो? तो आज हम जिस किताब में गोता लगाने वाले हैं उसका नाम ही है फोकस, द आर्ट ऑफ चेंजिंग योर लाइफ। और हमारी कोशिश सिर्फ इसके पन्ने पलटने की नहीं होगी, बल्कि उन विचारों की तह तक जाने की है जो वाकई में हमारी सोई हुई ताकत को जगा सकते हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन है उस शोर को अलग करना जो हमें हर रोज घेरे रहता है, और उन सच्चाइयों को सामने लाना जो जिंदगी बदल सकती हैं। हाँ। और किताब के लेखक डेरियस फुरू वो तो यहाँ तक दावा करते हैं कि कुछ खास चैप्टर जैसे चैप्टर 6 और 17 उनमें वो बातें हैं जो दुनिया ने अब तक हमसे छुपा रखी थी। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ वही तो। अब ये कोई मार्केटिंग की चाल है या सच में कोई गहरा राज, आज हम यही परखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए इस दिमागी लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, जहां सबसे बड़ा दुश्मन शायद बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही कहीं बैठा है। अच्छा, तो सबसे आम और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली भावना से शुरू करते हैं। ओके। दिन भर की भागदौड़, मीटिंग्स, कॉल्स, सैकड़ों नोटिफिकेशंस, और दिन के आखिरी में जब बिस्तर पर लेटते हैं तो लगता आज किया क्या? हाँ, वो खालीपन वाली फीलिंग। एग्जैक्टली। एक अजीब सा खालीपन। ऐसा लगता है जैसे हम एक ट्रेडमिल पर पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। हाँ। और यहीं पर मतलब किताब हमारी दुखती रग पर हाथ रखती है। हम जरूरी यानी इम्पोर्टेंट और अत्यावश्यक मतलब अर्जेंट के जाल में पूरी तरह फंसे हुए हैं। सही बात है। हर फोन कॉल अर्जेंट लगता है, हर ईमेल पर ASAP लिखा होता है। किताब इसे अर्जेंसी का धोखा कहती है। अर्जेंसी का धोखा। हमारा दिमाग अर्जेंट चीजों की तरफ ऐसे भागता है जैसे कोई शिकारी शिकारी की तरफ, क्योंकि ये हमें एक झूठा एहसास देती हैं कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। हाँ, ये अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट का जो सिद्धांत है, आइजनहावर मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे, ये तो कई सालों से है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, आज की जो ऑलवेज ऑन कल्चर है, जहां बॉस का एक व्हाट्सएप मैसेज ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों बन जाता है, क्या ये सिद्धांत आज भी उतना ही कारगर है? बहुत अच्छा सवाल है, और किताब मानती है कि वो पुराना मॉडल अब काफी नहीं है। अच्छा। वो एक तीसरा आयाम जोड़ती है, रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता। हाँ, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये जरूरी है, बल्कि ये है क्या ये मेरे सबसे बड़े लक्ष्य के लिए अभी जरूरी है। ओह, ये तो सोचने वाली बात है। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पर काम करना इम्पोर्टेंट हो, लेकिन अगर आपका असली लक्ष्य इस तिमाही में सेल्स बढ़ाना है तो उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर चीज अर्जेंट होते हुए भी आपके लिए अप्रासंगिक हो सकती है। तो मतलब हमें सिर्फ कामों को छांटना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य को लेकर बेरहमी की हद तक साफ होना पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे किताब में दी गई वो किसान वाली कहानी याद आ रही है। हाँ, वो बहुत अच्छी है। एक बुजुर्ग किसान ने अपने बेटे को समझाया था, बेटा अगर तू हर भौंकते कुत्ते पर रुककर पत्थर मारेगा तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल। और आज के दौर में वो भौंकते हुए कुत्ते सिर्फ बाहरी नहीं है, वो हर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन है, हर ईमेल अलर्ट है, हर वो अर्जेंट काम है जो किसी और के एजेंडे का हिस्सा है, आपके नहीं। सही कहा। किताब कहती है कि सही काम चुनना सिर्फ आधा काम है, असली जीत तो उन 100 गलत कामों को ना कहने में है जो सही होने का नाटक करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बाहरी आवाजें जिन्हें हम शायद फिर भी काबू कर लें, लेकिन एक और तरह का शोर है जो और भी ज्यादा खतरनाक है। कौन सा? वो जो हमारे अंदर से आता है, खासकर जब हम सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोलते हैं और दूसरों की परफेक्ट जिंदगी की हाईलाइट रील देखने लगते हैं। ओह हाँ, ये बाहरी शोर से कहीं ज्यादा घातक है। किताब के लेखक डेरियस फोरू वो कहते हैं, अगर आप हमेशा दूसरों की रेस में दौड़ते रहोगे तो अपनी रेस कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। यहाँ पर एक बहुत सटीक तुलना की रही है। सोचिए, एक आम का किसान है जो अपने आम के बाग पर मेहनत करने के बजाय हर रोज पड़ोसी के सेब के बाग को देखकर जलता रहता है। हाँ। वो सोचता है, अरे उसके सेब कितने लाल हैं, मेरा बाग इतना अच्छा क्यों नहीं है। और इस चक्कर में, इस जलन में वो अपने पौधों को पानी देना, खाद डालना सब भूल जाता है। नतीजा, न वो सेब उगा पाता और उसके अपने आम भी सड़ जाते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है।
इसका मतलब सोशल मीडिया पे दूसरों की सफलता देखना सिर्फ हमें बुरा महसूस नहीं कराता। नहीं, ये असल में हमारी ऊर्जा और फोकस को हमारे अपने बाग से खींचकर कहीं और ले जाता है। बिल्कुल। लेकिन इससे बचना बहुत मुश्किल है। एक तरफ हमारा अपना दिमाग हमें आराम करने को कहता है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया हमें हमारी रेस से भटकाता है। ये तो डबल अटैक जैसा है। बिल्कुल। और किताब कहती है कि इसका एकमात्र समाधान है जानबूझकर अज्ञानी बनना। जानबूझकर अज्ञानी? हाँ, इसका मतलब दुनिया से कटना नहीं है, बल्कि ये चुनना है कि आप किस जानकारी को अपने दिमाग में आने देते हैं। क्या सच में जानने की जरूरत है कि आपका पुराना स्कूल का दोस्त कहाँ छुट्टियां मना रहा है? शायद नहीं। सही है। अपना रास्ता बनाने का मतलब ही है भीड़ से अलग चलना, और ये अकेलापन महसूस करा सकता है। लेकिन असली संतुष्टि दूसरों की नकल करने में नहीं, बल्कि अपनी अनोखी कहानी लिखने में है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसे हम सब बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मुट्ठी में रेत की तरह फिसल जाती है, समय। समय। किताब में एक कमाल का विचार है। सोचिए, अगर आपको हर सुबह बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए मिले और शर्त ये हो कि रात 12 बजे तक जो खर्च नहीं हुए वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, क्या एक भी रुपए बर्बाद करेंगे? नहीं। लेकिन हम हर रोज मिलने वाले 86,400 सेकंड ऐसी ही गंवा देते हैं। ये एनालॉजी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन किताब इसे एक कदम और आगे ले जाती है। कैसे? वो कहती है कि असली चुनौती ये है कि हर सेकंड बराबर नहीं होता। अच्छा। सुबह के 2 घंटे की दिमागी ऊर्जा और फोकस दोपहर के 4 घंटों की थकी हुई मेहनत पर भारी पड़ सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो सवाल सिर्फ सेकंड बचाने का नहीं, बल्कि अपने सबसे कीमती, सबसे ऊर्जावान सेकंड को अपने सबसे जरूरी काम पर लगाने का है। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट तो फिर भी हो जाता है, असली लड़ाई तो एनर्जी मैनेजमेंट की है। बिल्कुल। सुबह की कॉफी का असर खत्म होते ही मेरा फोकस भी खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कई सुनने वाले भी इससे जूझते होंगे। बिल्कुल। और किताब का सार यही है कि फोकस इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। फोकस इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। हाँ, बिना ऊर्जा के फोकस नामुमकिन है। और ये ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है। और किताब इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताती है जो सुनने में आम लग सकते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। जैसे कि 1. कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद। 2. प्रोसेस्ड फूड और चीनी को दुश्मन मानना। ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ है, पर ये आपकी ऊर्जा के चोर हैं। 3. दिन का पहला और आखिरी घंटा स्क्रीन से दूर बिताना। और 4. हर रोज सिर्फ 15 मिनट की वॉक, जो दिमाग के लिए रीसेट बटन का काम करती है। ये छोटे छोटे बदलाव सुनने में आसान लगते हैं, पर ये आपकी ऊर्जा के स्तर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं किताब के उस हिस्से पर जिसे इसके सबसे बड़े राज के तौर पर पेश किया गया है। वो हिस्सा जो कहता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? खराब किस्मत, कम मौके, हमारे आसपास के लोग? नहीं। किताब कहती है नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, और यही वो छुपा हुआ सच है। हमारा दिमाग लाखों सालों के विकास का नतीजा है और इसका मुख्य काम हमें जिंदा रखना है, खुश रखना नहीं। खुश रखना नहीं। इसका मतलब है ये हमें हर तरह के दर्द, मुश्किल और अनिश्चितता से बचाना चाहता है। अच्छा। इसलिए जैसे ही आप कुछ मुश्किल करने की सोचते हैं, जिम जाना, कोई नई स्किल सीखना या कोई जरूरी प्रोजेक्ट शुरू करना, हाँ, आपका दिमाग तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देता है। आज मौसम अच्छा नहीं है, बहुत थक गई हूँ, कल से पक्का करूंगी। हाँ, कल से पक्का, ये तो मेरा तकिया कलाम है। हम सबका है। ये बहाने दिमाग के सुरक्षा तंत्र हैं। तो अगर हमारा अपना दिमाग ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या हम अपनी ही सोच के गुलाम हैं? नहीं, और यहीं पर किताब अपनी सबसे शक्तिशाली बात कहती है। और वो क्या है? अनुशासन ही असली आजादी है। अनुशासन? मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है जो कभी कभार आता है और चला जाता है। आप उस पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अनुशासन आपका अपना बनाया हुआ मौसम है। ये वो शक्ति है जो कहती है, मुझे मन हो या ना हो, मैं ये करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है। लेकिन अनुशासन शब्द सुनते ही एक बहुत बोरिंग और मुश्किल जिंदगी की तस्वीर दिमाग में आती है, जैसे कोई सैनिक हो। मैं समझती हूँ। क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी सारी मौज मस्ती छोड़ देनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब अनुशासन को सजा की तरह नहीं,
बल्कि आत्मसम्मान के सबसे ऊंचे रूप की तरह दिखती है। आत्मसम्मान, वो कैसे? जब आप अनुशासित होते हैं तो आप असल में अपने भविष्य वाले आप को अपने आज के आलस और मूड से ज्यादा इज्जत दे रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि मेरे सपने मेरी छोटी मोटी इच्छाओं से ज्यादा बड़े हैं। ये उबाऊ नहीं, ये सशक्तिकरण है। सही है। रोज किए गए छोटे छोटे अनुशासित काम ही मिलकर आपके सपनों की जिंदगी बनाते हैं। ये छोटे छोटे काम वाली बात मुझे अगले पॉइंट पर लाती है। अक्सर हम नए साल पर बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं। रोज 4 घंटे पढ़ूंगा, हफ्ते में 6 दिन जिम जाऊंगा, और होता क्या है? 3 दिन बाद सब खत्म। हाँ, 3 दिन बाद हम पूरी तरह थक जाते हैं और सब छोड़ देते हैं। क्योंकि हम दिमाग के काम करने के तरीके को ही नहीं समझते। किताब इस सोच को पूरी तरह खारिज करती है और माइक्रो हैबिट्स पर जोर देती है। माइक्रो हैबिट्स यानी छोटी छोटी आदतें। छोटी से छोटी आदतें। लक्ष्य 4 घंटे पढ़ना नहीं, बल्कि सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना है। लक्ष्य 1 घंटा जिम नहीं, बल्कि सिर्फ जिम के कपड़े पहनना है। सिर्फ कपड़े पहनना, इससे क्या होगा? जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे भी मजाक लगा। रोज 1 पुशअप करने से क्या होगा? लेकिन मैंने इसे आजमाया तो 1 हफ्ते बाद वो 5 हो गए और 1 महीने बाद 20। मजाक मुझ पर था। असली शक्ति शुरुआत करने में है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये आदतें कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करती हैं। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिस पर किताब बहुत जोर देती है, डीप वर्क। हाँ, डीप वर्क यानी बिना किसी भटकाव के, बिना फोन चेक किए किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाना। किताब कहती है कि आज की दुनिया में शैलो वर्क यानी छोटे मोटे बिना फोकस वाले काम तो कोई भी कर सकता है, जैसे ईमेल का जवाब देना, मीटिंग में बैठना। हाँ, लेकिन असली सफलता, असली वैल्यू क्रिएशन डीप वर्क से ही होता है। बिल्कुल। और वो पोमोडोरो तकनीक जो है, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, वो सिर्फ 25 मिनट काम करने का तरीका नहीं है। इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। हमारा दिमाग किसी बड़े काम को देखकर घबरा जाता है और टालम टोल करने लगता है। 25 मिनट का लक्ष्य छोटा और आसान लगता है, जिससे शुरुआत करना आसान हो जाता है। और वो 5 मिनट का ब्रेक दिमाग के लिए एक इनाम की तरह काम करता है, जो उसे अगले 25 मिनट के लिए तैयार करता है। ये काम और आराम का एक शक्तिशाली चक्र है। और अब आखिरी और शायद सबसे मुश्किल कदम। अच्छा, वो एक शब्द जिसे कहना हमें सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, ना। ओह हाँ, ना कहना। हाँ। जब हम हर छोटी बड़ी चीज को हाँ कहते हैं तो असल में हम अपने सबसे जरूरी सपनों और लक्ष्यों को ना कह रहे होते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? मान लीजिए किसी के बॉस ने वीकेंड पर काम दे दिया, उसे ना कहना करियर के लिए खतरनाक हो सकता है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। क्या किताब इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों के लिए कोई रास्ता बताती है? हाँ, बताती है। किताब ये नहीं कहती कि आप हर किसी को बेरुखी से ना कह दें। ये रणनीतिक ना की बात करती है। रणनीतिक ना? इसका मतलब है अपनी सीमाओं को सम्मान के साथ बताना। आपके बॉस वाले उदाहरण में जवाब ये नहीं है कि मैं नहीं करूंगा। तो क्या है? जवाब हो सकता है, बिल्कुल मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं प्रोजेक्ट ए और बी पर भी काम कर रही हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों में से इस वीकेंड के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी है, ताकि मैं अपना फोकस सही जगह लगा सकूं? हाँ, इसे तो बात भी रह गई। और गेंद वापस उनके बाले में चली गई। ना कहना अहंकार नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और समय का सम्मान करना है। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो ऐसा लगता है कि फोकस सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाना नहीं है। नहीं, ये एक पूरी जीवन शैली है। ये व्यस्त दिखने के बजाय सही काम को पहचानने की कला है। ये दूसरों की रेस में दौड़ने के बजाय अपना रास्ता बनाने का साहस है। हाँ, ये समय और ऊर्जा को किसी बेशकीमती खजाने की तरह संभालने की समझ है। और सबसे बढ़कर ये अपने ही दिमाग के बहानों पर अनुशासन से जीत हासिल करने की लड़ाई है। हाँ, आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। और ये सब किसी एक दिन में बड़ी बड़ी छलांगों से नहीं, बल्कि हर रोज लिए गए सैकड़ों छोटे छोटे सही फैसलों से होता है। हर वो ना जो आप किसी फालतू काम को कहते हैं, हर वो 25 मिनट जो आप डीप वर्क में लगाते हैं, हर वो सुबह जब आप सोशल मीडिया के बजाय अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, ये सब जुड़ता जाता है। हाँ, ये सब मिलकर उस जिंदगी को बनाते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो इस किताब के अंतिम और सबसे शक्तिशाली विचार से जुड़ा है। वो विचार है, सब कुछ करना बंद करो। इस पर सोचिएगा। कल, सिर्फ कल, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप ना कहकर
अपने सबसे जरूरी सपने को हाँ कह सकते हैं। वो एक मीटिंग जिसे टाला जा सकता है, वो 1 घंटा नेटफ्लिक्स जिसे छोड़ा जा सकता है, या वो एक फोन कॉल जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। सिर्फ एक चीज, उसे पहचानिए और उसे ना कहिए। शायद फोकस की असली शुरुआत वहीं से होती है।